नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने कभी ऐसे विषय पर राजनीति नहीं की है। वैसे तो हमें विरोध करना चाहिए था, लेकिन इतने छोटे मन का मैं नहीं हूं। लेकिन उनका ये फैसला कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को रास नहीं आया। दोनों ने उद्धव ठाकरे को इस फैसले के लिए जमकर ताड़ लगाई है। उधर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को शनिवार को डिनर के लिए आमंत्रित किया है। सांसदों संग खुद पीएम मोदी गुफ्तगू करेंगे। कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने शिवसेना के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने पर हैरानी जताई। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि राष्ट्रपति चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है। यह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चल रहा संघर्ष है। यह लड़ाई महिलाओं, पुरुषों या आदिवासियों, गैर आदिवासियों के बीच नहीं है। वो सभी जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के पक्ष में हैं, यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना के समर्थन के बाद कांग्रेस बौखलाई हुई है, एनसीपी पल्ला झाड़ रही है। अब ऐसे में क्या वाकई महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का कोई अस्तित्व बचा है या रायसीना के सामने पूरी तरह बिखर गया है? ये तमाम सवाल सियासत के भीतर गर्म है और ऐसे में लगातार कमजोर भी पड़ते जा रहे हैं इस तरह के सवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो हुआ है उसमें अब उद्धव ठाकरे को एक एक कदम फूंक कर रखना होगा और देखना होगा कि आखिर कैसे इन तमाम समीकरणों के बीच उनकी अपनी शिवसेना को उन्हें बचाना है और वो कैसे बचेगी, उसमें कैसे वो मोड़ आएगा जब शिंदे उनके दर पर होंगे, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे का वर्चस्व सत्ता जाने के बाद उतना नहीं कि वो किसी से कोई ऐसी बात कर सके। हालांकि वो लगातार कह रहे हैं, धूल चटाने की बात कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दाव बचाकर चल रहे हैं और इसी बचे हुए दाव में शायद ये सबसे बड़ा दाव है कि उन्होंने शिवसेना का समर्थन एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को देने का ऐलान कर दिया है। अब इस ऐलान के पीछे कांग्रेस हैरानी जता रही है और अलग अलग तरह के बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। 3 मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी नेता, रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रेम कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज पर। गुलरेज जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। शिवसेना ने एनडीए प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कैसे देखते हैं? विनम्रता से देखते हैं या कहीं उनकी मजबूरी किससे देखते हैं इसको? नहीं, हम स्वागत करते हैं उद्धव ठाकरे जी का कि उन्होंने एक अच्छा काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को, विशेषकर ट्राइबल्स को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। तो एक अच्छे कार्य में कोई भी सहयोग करे तो हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मुझे तो ये भी पता है कि इवन कांग्रेस के भी जो विधायक हैं, कांग्रेस के भी जो सांसद हैं, वोट डालते समय अपनी अंतरात्मा का उपयोग करेंगे। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी अंतरात्मा को सुनते हुए ही वो भी वोट डालेंगे। जहां तक उद्धव जी की बात है, इसको
बैकिंग नहीं कहेंगे, इसको अपने आप को सेकिंग से बचाना है। ये बैकिंग नहीं, सेकिंग से बचना है, क्योंकि उनके खुद के सांसद जो थे उनकी मुखालफत में आकर खड़े हो गए थे। और अब शिवसेना, असली शिवसेना, नकली शिवसेना, ये बातें खत्म हो जाती। कोई सिंबल भी शायद है कि उनके पास से चला जाता तो पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने, मुझे लगता है, ये काम किया है। लेकिन जो भी किया है अच्छा किया है। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं, हालांकि ये कहने में मुझे तनिक भी मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही कि मजबूरी का नाम उद्धव ठाकरे, क्योंकि प्रसन्नता इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनके नाम के साथ बाला साहेब ठाकरे का नाम जुड़ा है, जिनको हम बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और शेर मानते हैं। लेकिन वास्तव बात तो यही दिखाई दे रही है कि मजबूरी का नाम उद्धव ठाकरे। अब देखिए, आपने बात शुरू की थी विनम्रता से, ये बोलना मुश्किल पड़ रहा है, थोड़ा ठीक करें इसको। ठीक है। देखिए, आपने बात शुरू की थी विनम्रता से और बात आ गई मजबूरी पर। इसी बात से कांग्रेस चिढ़ती है आपकी, जो बात आप कहते हैं उसके बाद कहीं बात और निकलती है। चलिए, मैं आऊँगा आप पर। रत्नेश जी, इको ठीक करवाएं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत इको आ रहा है मुझे। रत्नेश जी। जी चंद्रशेखर जी बताएं। रत्नेश जी, कैसे महाविकास आघाड़ी में से शिवसेना धीरे धीरे करके जुदा होती जा रही है और एनडीए के पक्ष में जाती जा रही है, जहां से निकाल के लाए थे वहीं जाती जा रही है, ये क्या हो रहा है आपके साथ? देखिए चंद्रशेखर जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने तो पहली बात जो बोली कि द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी हैं, महिला हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति कोई जातीय प्रतिनिधित्व नहीं करता है, कोई लिंगात्मक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। आप सुनिए, अगर आप राष्ट्रपति को भी महिला और एससी और एसटी और सवर्ण में बांट रहे हैं तो ये आप देश के संवैधानिक ढांचे को चोट पहुंचाने का काम है। गुलरेज जी, मैं आऊंगा, एक बार सुन लीजिए रत्नेश जी। आप संवैधानिक ढांचे को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू जी को इतना आदिवासी के तौर पर प्रसारित कर रही है तो वो बताना क्या चाहती है कि वो पिछड़ों का और सवर्णों का विरोध करती है, इसीलिए किसी पिछड़े या सवर्ण को इन्होंने कैंडिडेट नहीं बनाया। इनकी बातों से तो यही लगता है। दूसरी बात, हम बहुत दिन से कहते आ रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को डराती है, और इन्होंने अभी कहा कि उद्धव ठाकरे जी जानबूझकर अपने मन से नहीं जा रहे, इनके साथ मजबूरी बना दी इनकी। उनके सांसदों और विधायकों के ऊपर इतना दबाव बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जो पैनल में बैठे हैं उनके स्टेटमेंट से इन्होंने कहा कि मजबूरी है भाई, कांग्रेस के भी विधायक समर्थन कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी वो तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के भी विधायक समर्थन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी मजबूर हो गए। वो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के भी कुछ विधायक समर्थन कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ प्रेम कुमार जी आपके पास। गुलरेज जी, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए ताकि क्रम पूरा कर लूं एक बार। देखिए, जब मैं बोल रहा था, जब ये बोलते थे भाई देखिए रत्नेश जी, मेरा आपसे बड़ा विनम्र आग्रह है कि आप देखिए एक एक करके सुन लीजिए ताकि लोगों को बात समझ में आ जाए, है ना। लड़ाई झगड़ा कहीं लड़ाई झगड़े के लिए एनबी का इस्तेमाल। मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए। हाँ, आपकी बात कंप्लीट हो गई है, मेरा क्रम पूरा होने दीजिए। मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा, लेकिन गुलरेज से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेता हूँ। गुलरेज जी, साहब ने भी कहा कि देश का राष्ट्रपति किसी लैंगिक प्रतिनिधित्व की श्रेणी में नहीं आता, तो मुझे लगता है कि इनको बताना चाहिए कि प्रतिभा काई पाटिल को जब इन्होंने राष्ट्रपति बनाया था तब इन्होंने कहा था कि पहली महिला राष्ट्रपति बनाई थी, तो शायद उस समय लैंगिक प्रतिनिधित्व होता होगा इनके समय में। इसके पहले इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया था तो यही प्रचार किया गया था कि हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो शायद उस समय भी लैंगिक प्रतिनिधित्व होता होगा। उसके पहले जब विदेश मंत्री बनी थी इंदिरा जी, तब भी यही कहा गया था कि हिंदुस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। उसके बाद में जब सोनिया गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षा बनाया था
ये बात बार बार कहते थे कि हमने तो देखिए एक महिला को, एक बहन बेटी को शीर्षक पद दिया, उस समय शायद लैंगिक प्रतिनिधित्व की बात थी। और अभी ये पूछ रहे थे ना भाई साहब कि शेड्यूल्ड ट्राइब ही को क्यों बनाया? भाई साहब इसलिए बनाया क्योंकि आपने 60 साल के अंदर उनको इतना पीछे रखा कि दुनिया में सबसे पीछे जो वर्ग आते हैं उनमें आपने लाकर खड़ा कर दिया उनको। और जहां तक आप बात करते हैं कि आपके ठीक है विधायक गुलरेज जी, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मैं गुलरेज जी आपके पास आऊँगा, एक बार क्रम पूरा कर लेते हैं। प्रेम कुमार जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। प्रेम कुमार जी, क्या लगता है कि सत्ता के लिए बनाया हुआ महाविकास अघाड़ी धीरे धीरे करके बिखरता जा रहा है, या कुछ और बात है, या सत्ता बहुत ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है? देखिए चंद्रशेखर जी, इस घटना से कि शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन का फैसला कर लिया है, इतनी बड़ी बात निकाली नहीं जा सकती। कारण एक जरूर है कि शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे जी ने अपना घोषित स्टैंड बदला है। जब घोषित स्टैंड बदला जाता है तो सवाल उठते हैं क्यों घोषित स्टैंड बदला। लेकिन उद्धव ठाकरे अकेले नहीं है जिन्होंने अपना घोषित स्टैंड बदला है। आप हेमंत सोरेन जी को देखिए, उन्होंने भी घोषित स्टैंड बदला है। यानी पहले घोषणा की कि यूपीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या यशवंत सिन्हा जी का करेंगे, लेकिन अब बदल दिया। तो दो उदाहरण स्पष्ट हैं। मैं बीजू जनता दल का उदाहरण इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने ये घोषणा कभी नहीं की थी कि पहले यशवंत सिन्हा और बाद में द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने सीधे ऐलान कर दिया था कि उड़ीसा के सारे लोग, चूंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से हैं, अंतरात्मा की आवाज पर उनको ही मतदान करें, वोट करें, ये अपील कर दी थी। अब शिवसेना की जो स्थिति है, चूंकि वो महाविकास अघाड़ी का अभिन्न हिस्सा अब भी है और अभी सरकार गई है, तो उनका स्टैंड बदलने से कांग्रेस और एनसीपी की स्थिति असहज हो गई है। तो असहज हो गई तो स्थानीय नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं और बोलेंगे, वो स्थानीय सियासत की जरूरत है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यूपी कांग्रेस के नेता उनका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि आने वाले समय में आम चुनाव होने हैं। अगर वो हेमंत सोरेन को भी नाराज कर देंगे, उद्धव ठाकरे को भी नाराज कर देंगे, तो आम चुनाव में जो बड़ी एकता की जरूरत उनको है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमें नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता उद्धव ठाकरे को इस बात के लिए कोसेगा कि वो क्यों द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर। दूसरी बात यह है कि खुद कांग्रेस के भीतर भी यशवंत सिन्हा जी को लेके कोई माने अन्यमनस्कता की स्थिति है, कोई उत्साह नहीं है। कारण क्या है? मैंने पहले दिन से ये लाइन रखी है कि विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने जो उम्मीदवार रखा है, ये उम्मीदवार विचारधारा की लड़ाई पर खरा नहीं उतरता, कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई पर। क्योंकि ये यशवंत सिन्हा जी तो भारतीय जनता पार्टी में वित्त मंत्री रहे हैं उनकी सरकार में, तो तृणमूल कांग्रेस की ये उम्मीदवार हैं जिनके साथ वो जुड़े। लेकिन ये विचारधारा के स्तर पर बीजेपी के समांतर विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं है, पहले दिन से नहीं है। तो इसलिए ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई रही नहीं गई। और जब विचारधारा की लड़ाई नहीं है तो कौन किसको वोट देगा ये अपनी अपने नफा नुकसान के हिसाब से तय होगा। और उद्धव ठाकरे को सूट कर रहा है कि अपनी पार्टी को एकजुट रखने के लिए वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करें, तो वो ले रहे हैं फैसला। हेमंत सोरेन को भी ऐसे ही सूट कर रहा है कि आदिवासियों के लिए वो अब नहीं वोट बोलेंगे तो कब वोट करेंगे, इसलिए उनको भी सूट कर रहा है। ये उपयुक्तता का सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है। तो प्रेम कुमार जी, ऐसा तो कहीं नहीं है कि कांग्रेस दरअसल जिस संक्रमण काल से गुजर रही है उसमें विरोध करने की क्षमताएं भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत कैसे हो गई है कि आप कह रहे हैं राष्ट्रीय नेता विरोध नहीं करेंगे इसका, तो इसको विकेंद्रीकृत माने या केंद्रीकृत माने? मैं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने विपक्ष का उम्मीदवार सैद्धांतिक आधार पर, विचारधारा के आधार पर खड़ा करने के लिए पहल नहीं की। ये पहल ममता बनर्जी ने की और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया। तो इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। अगर ये गलती कांग्रेस की है कि वो विचारधारा के स्तर पर एक कॉमन
उम्मीदवार वो नहीं दे सकी, ये उसकी कमी है। और वो इस कमी को ममता बनर्जी पूरा करने आई, जो सक्षम नहीं साबित हुई है। वो चुनाव से बहुत पहले ही ये चुनाव की लड़ाई हारी जा चुकी है। क्योंकि ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि द्रौपदी मुर्मू अगर हमें पहले पता होता तो हम कुछ अलग निर्णय करते। तो इसका मतलब है कि आपको भी अफसोस हो रहा है, यानी जिसने उम्मीदवार बनाया उनको खुद को अफसोस हो रहा है कि यशवंत सिन्हा को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। लड़ाई हारी जा चुकी है, हर स्तर पर हारी जा चुकी है। तो ये जो डॉक्टर गुलरेज शेख जी, ये जो हारी हुई लड़ाई है, इसको कैसे रफू कर रहा है विपक्ष? आप क्या पूछ रहे हैं, विपक्ष कैसे रफू कर रहा है? हाँ, मतलब अलग अलग तरीके से रफू कर रहा है ना। महाविकास अघाड़ी टूट रहा है, ममता बनर्जी कह रही है पहले बता देते तो हम खड़ा ही नहीं करते उम्मीदवार। चार उम्मीदवार ढूंढे, चारों ने मना कर दिया। इसके बाद अब कांग्रेस कह रही है कि बालासाहब थोराट ने कहा कि हमें हैरानी है शिवसेना ने क्या किया, लेकिन किया क्योंकि वो अलग राजनीतिक दल है, उन्होंने किया। अब क्या कर सकते हैं इसके अलावा? तो ये जो हार है इसको कैसे कहीं ना कहीं पचाएं या कैसे बताएं कि हम हार चुके हैं? देखिए, गालिब साहब का एक शेर याद आता है कि अपनी जेब को अब हाजते रफू क्या है। अब जब इतने ही टूट चुके हैं, जब इनमें पुरुषार्थ की कमी है, जब इनमें संगठन की कमी है, जब इनके नेता जो है वो पार्ट टाइम नेता है, पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हैं, और नेता भी चोटी के जो नेता है वो पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हैं, तो फिर रफू करने की जरूरत ही क्या है? तो मैं तो ये कहता हूँ बाकायदा कि 2029 के बाद के चुनाव के बारे में कुछ सोचें, उसके लिए कुछ कोशिश करें। अभी तो इनके लिए कोई जरूरत कुछ वो भी नहीं बचता है। और मुझे तो ये भी लगता है कि गांधी परिवार की एक सीट और कम होने वाली है इस बार। रत्नेश जी सुन रहे हैं भाई? क्या पढ़ाई में लगे हैं आप? रत्नेश जी कौन सी पढ़ाई में लगे हैं? अब तो देखिए कि मामला सब गड़बड़ हुआ जा रहा है कांग्रेस का। आप जाने क्या पढ़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार की भी दो में से एक सीट जा सकती है इस बार। और राष्ट्रपति चुनाव में जो हो रहा है वो आपको पता ही है। जेकर जी, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुन रहा था। इन्होंने कुछ तथ्य दिए और जिस तरह से इन्होंने कहा कि भैया वो आदिवासी महिला है और कांग्रेस को उनका समर्थन करना चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति जो होता है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है उसकी वो सबको पता है। ठीक, अगर आप अगर आदिवासियों के इतने शुभचिंतक हैं तो किसी आदिवासी को आपने अभी तक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? अगर आप इतने आदिवासियों के शुभचिंतक हैं तो आपने किसी आदिवासी को अभी तक किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? अगर आप दलितों के इतने शुभचिंतक हैं तो आपने किसी दलित को किसी स्टेट का सीएम क्यों नहीं बनाया? अब सुनिए, इस देश के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो किस पार्टी की सहायता से मुख्यमंत्री बने हुए हैं? कांग्रेस की सहायता। इस देश में पंजाब को पहला दलित सीएम किस पार्टी ने दिया? इस देश को पहला दलित राष्ट्रपति किस पार्टी ने दिया? तो आप ये मत करिए कि हमने उन पदों भाई एक बात बताइए रत्नेश जी, कार्य कर सकते हैं। रत्नेश जी, वो केवल सांकेतिक प्रमुख न रहे। रत्नेश जी, डिबेट के प्रारंभ में आप बोल रहे थे राष्ट्रपति जातिगत समीकरणों से नहीं चुना जाता है, लैंगिक समीकरणों से नहीं चुना जाता है। अब आप क्या बोल रहे हैं, पहले क्या बोल रहे थे भाई? सर, मैंने तो ये कहा है ना कि मैंने मुख्यमंत्रियों की सूची गिनाई और मुख्यमंत्री बिल्कुल चुने जाते हैं। बात राष्ट्रपति चुनाव में चलिए वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे गुलरेज शेख, कुछ कहना चाह, सुन तो लीजिए उनको सुन लीजिए। मैं आप ही क्रम पे हूँ, सुन लीजिए उनको, मैं आप ही क्रम पे हूँ, सुन लीजिए जी। ये तो प्रवक्ता है, मैं तो आईटी सेल का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, तो प्रवक्ताओं को तो बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है ये बिना पढ़े आते हैं। शायद इनको नहीं पता कि अर्जुन मुंडा कौन से कास्ट से आते थे, शिवराज सिंह चौहान जो है वो कौन सी कास्ट से आते हैं, शायद ये भी नहीं जानते नरेंद्र मोदी जी कौन से वर्ग से आते हैं। थोड़ा अध्ययन किए बिना नहीं। नरेंद्र मोदी जी जनरल कैटेगरी के हैं सेंट्रल लिस्ट में, क्या बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जाति को पिछड़े वर्ग में डाला था। कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए।
चलिए थोड़ी आपको भी अपन पढ़ने की आवश्यकता है। अब बता दीजिए मुझे, बहस करनी है या स्कूल में एडमिशन कराने ले चलना है आपका? बता दीजिए किसका ले चलना है। नहीं नहीं, अच्छा इस राहुल गांधी की क्या जाते? राहुल गांधी उनका ब्राह्मण कुल से संबंध है, वो ब्राह्मण है और क्या। अच्छा सोनिया गांधी की क्या जाते? सोनिया, अरे भैया आप समझ लीजिए कि आप सनातन धर्म का समर्थन करते। जवाब दे रहा हूँ, हंसिए मत, जवाब सुनिए, हंसिए मत। सनातन सुनिए तो मैं जवाब देता हूँ। अरे जवाब गुलरेज जी सुन लीजिए भाई, गुलरेज जी सुन लीजिए। नहीं गुलरेज जी सुन लीजिए भाई, बताने देंगे तो बताऊंगा ना। सुन लीजिए भाई, तो लीजिए। सुन लीजिए सोनिया गांधी का गुलरेज जी, सुन लीजिए गुलरेज जी, सुनिए सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए गुलरेज जी, सुन लीजिए। सनातन धार्मिक संस्था में ये कहा गया है कि स्त्री की वही जाति होती है जो उसका वर्ण करने वाले वर्ग की जाति होती है। और राजीव गांधी जब ब्राह्मण थे, सुनिए तो भाई, जब राजीव गांधी ब्राह्मण थे तो उन्होंने जब उनका वर्ण किया तो सनातन धर्म के अनुसार। अरे भाई काहे आप चक्कर में फंस रहे हैं रत्नेश जी? हिंदू और सनातन को नकार दे रहे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिरोज गांधी का क्या वर्ण था? तो उस हिसाब से इंदिरा गांधी का वर्ण वही हुआ जो फिरोज गांधी का था, और राहुल गांधी और राजीव गांधी का भी वही हुआ जो फिरोज गांधी का था। अब फिर देखिए यही आपकी पितृसत्तात्मक जो आपकी पितृसत्तात्मक सोच है ना, ये झलक गई। ये जो भारतीय जनता पार्टी की पितृसत्तात्मक सोच है वो झलक गई आपकी बात में। आप ही बता रहे थे भाई, आप ही सनातन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि इंदिरा गांधी, और मैं आपको रोक रहा था, आप मान नहीं रहे थे उस समय। मैं रोक रहा था आपको, आप रुक नहीं रहे थे। झलक गई। और मुझे पता था गुलरेज से क्या पूछेंगे कि उनका वर्ण नहीं है। चंद्रशेखर जी आपके पास फिरोज गांधी का वर्ण नहीं है। चलिए ठीक है, राजीव गांधी का भी नहीं हुआ, और जब राजीव गांधी का नहीं हुआ तो फिर राहुल गांधी का कैसे हुआ? सब झूठ, मतलब लाइन ही झूठी है। अरे भैया, जब आप रिजवी को त्यागी बना सकते हैं तो राहुल गांधी ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकते? अरे भैया मैं तो आपको आपने तो रिजवी को त्यागी बनाया है। अरे आप ही ने तो, अरे भाई पहली बात तो सुनिए, सुन लीजिए। पहली बात चंद्रशेखर जी, आज मैं आपके चैनल पर एक बात स्पष्ट कर दूं, फिरोज गांधी मुस्लिम नहीं थे, वो पारसी थे। हाँ तो मालूम है उनके बारे में जो स्थिति है, हाँ उन्होंने कहा मुस्लिम थे। पारसी में क्या अब आ जाइए मुद्दे पे। सुनिए, इन्होंने गालिब जी को कोट किया था। मैं इन्हीं के पार्टी के संस्थापक नेता आदरणीय अटल जी को कोट करता और उनकी भाषा में इनको जवाब दे देता हूँ। मैं पूछ से क्यों डरूं? मैं जब तक जिया जी भर जिया, मैं फिर लौट कर आऊंगा। मैं पूछ से क्यों डरूं? तो बात ऐसी है कि हम लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। सुनना पड़ेगा आपको। आप कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव भाई? आप कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? आप तो समर्थन कर रहे हैं, आप कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? रत्नेश जी कैसी बात कर रहे हैं? आप कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? एक बात बताइए, दीनदयाल उपाध्याय जी आपके कॉपीराइट है? आपके कॉपीराइट है दीनदयाल उपाध्याय जी? बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस दीनदयाल उपाध्याय जी, और सुन लीजिए, आप फोटो लगाएं, आप प्रतिमा लगाएं। अरे मैं तो आपको बोलता हूं कि आप फोटो लगाएं एआईसीसी में, आप जो उनकी विचारधारा उसका अनुसरण करें। हम बिल्कुल कॉपीराइट नहीं रखते, हम तो चाहते हैं कि उनकी विचारधारा फैले, पनपे। मैं आऊंगा। हम तो बोलते हैं ना कि राहुल गांधी के पीछे भी उनका फोटो लगाएं। गुलरेज जी मैं आऊंगा। रत्नेश जी सुनिए भाई, सुनिए भाई, अब मेरी बात सुनिए। देखिए आपके चैनल पे जब मैं बोलता हूं तो आपने भारतीय जनता पार्टी वालों को पता नहीं कितना प्रेफरेंस दे रखा कि इनको बीच में आप खुदा देते हैं। ये अभी ऐसी बात है, मुझसे मत किया कीजिए भाई। सुनिए रत्नेश जी, सुनिए, ये बात आप मुझसे मत किया कीजिए, कहीं और जाके किया कीजिए ना, यहाँ मत किया कीजिए। अरे आपके चैनल पे ही होता तो आपको इतना मौका दे रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे कहाँ मौका दे रहे हैं? मेरी बात क्या आप दुनिया भर के कहाँ आप गोत्र ये वो गिना रहे हैं, कौन किसका बेटा, कौन किसका नाती, कौन सा स्कूल का एडमिशन? भाई चुनाव राष्ट्रपति बात चल रही है और आप कहाँ जा रहे हैं? पूछ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से कुछ चुभा दिया हो या सीट में कुछ चुभ गया हो, तुरंत पूछ जाते हैं।
अब सुनिए आपको पहले सुनिए भाई, कंफ्यूज होना सुनिए लगता है, सुनिए, अब मैं आऊंगा आपके पास लौट के, मैं आऊंगा लौट के, प्रेम कुमार जी मैं आऊंगा लौट के आपका। समय देखिए, समय को थोड़ा ध्यान रखिए, चंद्रशेखर जी मेरी बात कंप्लीट मैं लौट के आऊंगा आपके अदरवाइज मैं पास। चला जाऊंगा। हैं? नहीं बात मेरी नहीं complete ये हुई। धमकी अगर अब आप बात देंगे complete तो मैं करो, बिल्कुल चलिए। नहीं, आप ये धमकी मैं आपकी स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं चला जाऊंगा। आप बार बार ये धमकी देते हैं मैं चला जाऊंगा, आपके पास रास्ता नहीं बचा डिबेट करने का कि मैं चला जाऊंगा चला जाऊंगा। नहीं, कौन कह रहा रास्ता नहीं बचा तो है? फिर बैठिए आराम से, अगर सुनिए, रास्ता नहीं हो तो हम आपकी बैठिए आप आपकी आराम, क्यों? बैठिए पर सुनिए। प्रेम कुमार जी, ये जो आप रत्नेश मिश्रा जी का और गुलरेज शेख का जो सुन रहे हैं वक्तव्य, मैं चाहूँगा विश्लेषण जरा कि क्या वाकई में कांग्रेस के पास वो संवाद नहीं बचा है जिससे देश प्रेरित हो सके या देश जिससे उद्वेलित हो सके। देखिए, अभी जो वाद विवाद चल रहा था परिवार और विरासत को लेकर के, तो इसमें एक अजीबोगरीब बात है कि जैसे वसीम रिजवी हिंदू धर्म में ज्वाइन करते हैं तो बतौर भूमिहार ज्वाइन कर लेते हैं, त्यागी समाज के हो जाते हैं। तो आखिर जब मान लीजिए इंदिरा गांधी की शादी होती है पारसी से, तो हम ये मान लेते हैं कि चलिए उनका बेटा पारसी होगा, राजीव गांधी पारसी होंगे, लेकिन राजीव गांधी की ये स्वतंत्रता है कि वो हिंदू धर्म में रहे कि पारसी धर्म में रहे। और राजीव गांधी अगर हिंदू है तो इसमें गुलरेज शेख को क्यों आपत्ति होगी या किन्हीं को भी क्यों आपत्ति होगी? उसी तरीके से अगर सोनिया गांधी माने कि हम हिंदू हैं तो किसी भी हिंदू को या किसी मुस्लिम को या किसी को भी क्यों आपत्ति होगी? तो ये विषय तो होना ही नहीं चाहिए विवाद का। आपत्ति तो कहीं से है नहीं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। तो ये मसला क्या है, ये समझने की बात है। क्यों वो राजीव गांधी, राहुल गांधी सबको गैर हिंदू साबित करने में लगे हुए रहते हैं, ये बात समझ से परे है। अब उसके बाद हम यहाँ अभी के विषय पर आते हैं कि देखिए, ये राष्ट्रपति का चुनाव है। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस जो है, जिसको अपने से नेतृत्व करके एक देना चाहिए था उम्मीदवार, उसमें कांग्रेस झुक गई। उस समय ईडी से बातचीत और तमाम चीजें हो रही थी राहुल गांधी के साथ, और सोनिया गांधी बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी। तो एक ऐसी स्थिति बनी, इनका दूसरा लीडरशिप आगे नहीं था जो इस काम को कर सकता था। तो इसको ममता बनर्जी ने किया, और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से किया, हमने बताया कि वो खुद कह रही कि अगर हमें पता होता कि द्रौपदी मुर्मू होने वाली है उम्मीदवार तो उनका अप्रोच अलग होता। लेकिन यही एक बात और क्लियर करने की जरूरत है कि जेपी नड्डा जी ने जब द्रौपदी मुर्मू जी के नाम का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि हमने एक आम राय बनाने की कोशिश की, सभी पार्टियों से संपर्क किया, लेकिन नहीं बन सका, और इसलिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने रखा। लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं हुई, क्योंकि कोई राजनीतिक दल इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उनसे किसी ने बात की कि ये आम सहमति अगर बनाने की कोशिश हुई तो क्या पर्दे के पीछे हो रही थी? उसको तो आम सहमति खुल करके बननी चाहिए थी। तो वो बात सामने आई नहीं, और जेपी नड्डा जी की बात आज भी रहस्यमय है कि उनकी ओर से किस नेता ने किस पार्टी को कब किस उम्मीदवार पर सहमत करने की कोशिश की। यानी आम राय बनाने की एक कोशिश हो सकती थी, बीजेपी ने उस अवसर को गवाया, और विपक्ष विचारधारा के आधार पर उम्मीदवार दे सकता था, कांग्रेस वो दे नहीं सकी। नतीजा है कि मुकाबला एक तरफा है, कोई स्टैंड नहीं कर रहा है द्रौपदी मुर्मू के सामने। और पिछले बार तो 65 और 35% का मार्जिन था, इस बार तो हमें लगता है कि कम से कम 75 और 25 का जरूर होने वाला है। ये मुझे लगता है इस चुनाव में। बिल्कुल, ये बात मैं पहले भी पूछ चुका हूँ और गुलरेज शेख से आज फिर पूछ रहा हूँ। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, 2-4 फोटो आपके पास होते ना कि आपने कुछ पहल की है, कहीं आपके नेता गए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत कहीं गए हैं, तो आपकी जीत बहुत बड़ी जीत होती। लेकिन वो आपके पास नहीं है कि कहाँ वो गए थे लोग, कैसे वो संवाद आपने बढ़ाने की कोशिश की थी। ये कहीं एक थोड़ा सा फर्क रह गया बीच में।
नहीं, हमारे जो नेता हैं और हम लोगों की भी बातचीत जो है विपक्ष के नेताओं से होती रहती है, टेलीफोनिक भी होती है, अलग दूसरे मिल के भी होती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं संवाद स्थापित हुआ होगा। और मेरा तो कुछ अलग ही एक एक्सपीरियंस रहा है कि डिबेट के तुरंत बाद हमको थोड़ी देर बाद फोन करते हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता होते हैं, वो कहते हैं हमको बीजेपी में ले लो। और रत्नेश मिश्रा थोड़े ऐसा करेंगे, तो पहले भी डिबेट कई बार कर चुके हैं बीजेपी के लोगों के संग। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जो है प्रवक्ता कांग्रेस के वो कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला दो, इनसे मिला दो, स्टेट प्रेसिडेंट से मिला दो। अरे सुनिए चंद्रशेखर जी, मेरे 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 एक मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं। वो क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए मुझे फोन करके कहते हैं कि रत्नेश भाई हमारी मजबूरी है, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये वाला मुद्दा आप उठा दीजिए। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, देख लीजिए रत्नेश मिश्रा। बहुत अरे मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिएगा एक चैनल और वो भी आपको रत्नेश मिश्रा जी वो भी देख रहे हैं आपको, वो भी देख रहे होंगे आपको कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, मैंने नाम थोड़ी ना दिया। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में बहुत सारे मित्र हैं मेरे, ठीक है, बहुत सारे मित्र हैं, और मेरे तो परिवार के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में है भाई। तो आप ही बचे हैं क्या कांग्रेस में अकेले? हाँ, ये सत्यता है कि मेरा पूरा परिवार भाजपा में, मैं एक कांग्रेस में, ये सत्यता है। तो कब तक रहने वाले हैं? क्यों अब आप जैसे मैं बता रहे हैं, आजीवन कांग्रेस में रहूंगा, मैं आजीवन कांग्रेस में रहूंगा। उन्होंने कहा फोन करते हैं, आप सुनिए, उन्होंने कहा फोन करते हैं, आपने तमाम खूबियां गिना दी। मेरा तो पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है, मेरे वो मित्र भारतीय जनता पार्टी में है। नहीं, मैंने खूबियां नहीं गिनाई, मैंने कहा। अब सुनिए भाई, सुनिए प्रेम कुमार जी ने क्या कहा, प्रेम कुमार जी ने क्या कहा, सुनिए, सुना आपने? प्रेम कुमार जी ने कहा 75 और 25 की लड़ाई रह गई है मात्र, समझ रहे हैं? देखिए अब ये मत कह देना कि भाजपा से, ये मत कह देना आप। नहीं, देखिए चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आत्मा की आवाज पर लड़ा जाता है, और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अतीत में भी बहुत बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों ने कहा है कि भैया आपकी आत्मा जो गवाही दे आप उसको वोट करिए। इसमें अगर कोई जीतता है, कोई नहीं जीतता है, जो जीतेगा उसका स्वागत है, अभिनंदन है, बस वो संविधान की जो शपथ लेगा रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की, वो करता रहे। सरकार के गलत निर्णयों को फिर अपनी सहमति ना दे दे, जो संविधान की संरक्षा करने का दायित्व होता है उसका वो करे, जो कि अभी के पिछले 5 साल में कहीं दिखा नहीं। अब देखिए आप तो और आगे फिर आप कह देंगे भाई, अभी आपने आरोप लगा दिया पिछले 5 साल में नहीं दिखा, देखिए आप फिर कहाँ आरोप लगा रहे हैं आप, बताइए। अरे आरोप तो लगा रहे हैं 5 साल। प्रेम कुमार जी सुनिए, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, सुनिए सर, मैं आपको जवाब दे दूं। सुन लीजिए भाई, आपने राष्ट्रपति पद पर उंगली उठा दी, आपने राष्ट्रपति पद पर उंगली उठा दी, बताइए। अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने उंगली क्यों उठाई? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बना राष्ट्रपति राजीव गांधी की सरकार के द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव पर वीटो कर देता है, वो प्रस्ताव आज तक पारित नहीं हुआ। दूसरी बात, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उस समय कांग्रेस की सरकार में भी वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने 5 से 6 विधेयकों को वीटो किया। ठीक, आप बता दीजिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2 विधेयकों को वीटो किया। मुझे एक चीज बता दीजिए कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने पिछले 5 साल में कितने विधेयकों को वीटो किया और कितने विधेयक संसद को या मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए लौटाए हैं। और तमाम सारे ऐसे विधेयक थे जिन पर पुनर्विचार किया जाना था, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाया। इसका मतलब उन्होंने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया। और मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति अपने संविधान से ग्रहण करता हूँ, और मेरा संविधान मुझे हर उस व्यक्ति की आलोचना करने का अधिकार देता है जो संविधान के विरुद्ध जाकर कोई कार्य कर रहा है, वो राष्ट्र का प्रमुख ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए मैं प्रेम कुमार जी आऊंगा एक बार, ये जो इनका वक्तव्य है, लेकिन गुलरेज शेख कुछ कहना चाह रहे हैं। गुलरेज शेख जी। देखिए, कोई भी राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने विवेक का उपयोग करते हैं। यदि कोई भी विधेयक अच्छा है, कोई बिल अच्छा है, तो क्या जबरदस्ती उसका पॉकेट वीटो कर देंगे? वो जो राजीव गांधी का पॉकेट वीटो क्यों हुआ था मालूम है आपको? क्योंकि राजीव गांधी को
ज्ञानी जैल सिंह साहब के ऊपर हमेशा ये शक रहता था कि ये कभी भी मुझे भगा देंगे। यहाँ तक कि जिस बंगाल चंद्रशेखर से जी, मुझे इनकी बात कंप्लीट होने के बाद 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा। नहीं, मैं पहले प्रेम कुमार जी साहब बैठे हैं के यहाँ वक्तव्य पर, का बस इस बारे में विश्लेषण ज्यादा करवाऊंगा, प्रकाश फिर से डालेंगे। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो बंगाल में थे राजीव जी, वो जिस विमान से आ रहे थे वो वरिष्ठ कांग्रेसियों से यही बात कर रहे थे वो कि वो भरोसा भी करें कि नहीं कि ज्ञानी जैल सिंह जो है उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं। और इतनी खटपट थी आपस में, इतनी खटपट थी कि वो बदला लेने के लिए ही एक तरह से पॉकेट वीटो हुआ था, जो वो बिल पहुंचा गया था, ठीक जो है। टेलीग्राम बिल था। ठीक है, ये आप प्रेम कैसी कुमार जी से बात मुझे कर रहे हैं आप? ठीक है। थोड़ा अध्ययन करो प्रेम की, आप वो बताइए कि आपके मैं गलत बोल रहा हूँ आपके क्या? आपके अट्टहास से वो चीजें कम और ये ज्यादा नहीं हो जाएंगी, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास। प्रेम कुमार जी, जो वक्तव्य रत्नेश में, 10 सेकंड का अरे भाई टाइम सुन दीजिए, लीजिए, काम देखिए कर मैं लेना। आऊंगा आपके 10 पास। सेकंड का टाइम। अरे भाई, कहाँ 10 का सेकंड का, अरे मेरे दिमाग से बात निकल जाएगी भाई। अरे आप बीच में, आप भाजपा वाले को बीच में रहते हैं, मुझे भी काउंटर करने का मौका दीजिए ना। देखिए, प्रणब इन्होंने कहा विधेयक अच्छे थे। वैसे बहुत सारी अरे चीज अपनी टाइम पसंद सुन तो की। लीजिए, सुन तो कब से लीजिए। प्रणब? अरे भाई सुन अरे लीजिए, सुन इनके तो दिमाग से लीजिए, बात सुन तो निकल लीजिए, जाएगी। अरे सुन सुन लीजिए, तो बताइए, लीजिए, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। सुन लीजिए। देखिए, जो 3 कृषि कानून पास किए गए थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद वापस लिया। तो क्या क्या राष्ट्रपति महोदय को कृषि कानूनों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पुनर्विचार के लिए भेजना चाहिए था कि नहीं भेजना चाहिए था? ठीक ये है। उनकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती थी कि अब नहीं चलिए, बनती ठीक थी? है, ठीक है। और कह रहे हैं कि भैया कर दिया। बताइए, सारे अगर वो विधेयक इतना अच्छा था तो फिर आपने वापस क्यों लिया? ठीक है, अब और सुन, अगर आपने वापस लिया, इसका मतलब वो अब खराब 10 हो, सेकंड इसका हो मतलब गए, हो रामनाथ गए कोविंद महाराज, जी सुन ने अपने लीजिए। दायित्व का निर्वहन नहीं प्रेम किया। कुमार जी, जो वक्तव्य दिया रत्नेश मिश्रा ने, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, गुलरेज सेठ जी भी कुछ बात बोल रहे थे, लेकिन बात क्या है कि राहुल गांधी अब कोलकाता से दिल्ली आते समय किनसे क्या बात कर रहे थे, इसकी पुष्टि के लिए कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। राजीव गांधी। पर इसको हम ऐसे जरूर कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच बहुचर्चित झगड़ा हुआ था कि आप मत जाइए राजनीति में, तो इससे ये लगता है कि पहले से ये तय नहीं था कि राजीव गांधी के भी मन में कि वो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। लेकिन ये स्थिति जरूर थी कि राष्ट्रपति उस समय जो थे ज्ञानी जैल सिंह, उनसे बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, और उसकी वजह जो थी ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेके तमाम चीजें, उस संबंध में उतार चढ़ाव रहा। क्योंकि एक समय आंख मूंद करके वही ज्ञानी जैल सिंह इंदिरा गांधी जी की बात माना करते थे, और एक समय मतभेद भी हुआ। तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि हमेशा रबर स्टाम्प रहे, ये तो अच्छी बात है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से कभी रेसिस्ट भी करे, फैसले भी ले। तो हमें जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में वो रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला है। जो वर्तमान राष्ट्रपति जी भी हैं, उनकी मौजूदगी को किस तरह से याद रखा जाएगा, ऐसा कोई बड़ा दृष्टांत नहीं है, बल्कि उनको इस रूप में याद रखा जाएगा कि जब वो मंदिर भी जाते हैं और उनको कहा जाता है कि हट जाइए, तो वो हट जाते हैं विनम्रता पूर्वक। उस समय वो दलित हो जाते हैं, उनके साथ दलित की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वो रेजिस्टेंस जो है राष्ट्रपति में जो होना चाहिए, वो तो बिल्कुल होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू उस तरह से रबर स्टाम्प साबित ना हो, बल्कि देश के लिए एक राष्ट्रपति की भूमिका में वो रहे जब वो जीत कर आए। और मैं पहले से थोड़ा बोल रहा हूँ, चूंकि लगभग ये तय है कि उनका जीतना, इस वजह से मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। जी गुलरेज शेख जी, जो आपने सुना, जो कहा प्रेम कुमार जी ने, उसका जवाब मुझे दे दीजिए। आपके दृष्टांत याद रखा जाए कि जहां तक मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जब ही किसी चीज के ऊपर अपना पॉकेट वीटो या फिर वीटो या फिर विचार के लिए वापस भेजते हैं जब उनको लगेगा कोई चीज गलत है। आप ये बताइए मुझे कि आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने मोदी जी के कालखंड का एक भी बिल रोका या वापस भेजा क्या? नहीं किया। वो तो प्योर कांग्रेसी थे, ही वाज अ प्योर कांग्रेसमैन। जी रत्नेश जी, रत्नेश जी सुन लिया आपने? रत्नेश जी, आवाज आ रही है आपको? कहीं ना कहीं इस वैचारिक लड़ाई में
तमाम तरह के पक्ष जब सामने देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में प्रेम कुमार जी जो बात उठा रहे हैं कि दृष्टांत कोई ऐसा संज्ञान में होना चाहिए, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। शायद बीजेपी के ध्यान में नहीं रही होगी वर्तमान सरकार के। गुलरेज शेख जी, गुलरेज जी कुछ आप कह रहे थे बीच में जी, नेटवर्क कट गया था जी। नहीं, मैंने स्पष्ट ही कहा कि यदि सरकार कुछ गलत बिल बनाती है तो राष्ट्रपति उसको अपनी पॉकेट में रख ले या फिर वापस से विचार के लिए भेजे। मैं तो बड़ी स्पष्टता से पूछता हूँ कि आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी वो आजीवन एक पक्के कांग्रेसी रहे, सब मानते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे वो भी ये बात नहीं बोलेंगे कि वो कांग्रेसमैन नहीं थे। उनके कालखंड में मोदी जी का जितना समय था कि किसी भी बिल को उन्होंने वापस किया, चाहे वो जीएसटी का विषय हो, चाहे लैंड एक्विजिशन का विषय हो, हर चीज को उनकी तरफ से तो सहमति थी। रत्नेश जी क्या आप सोच रहे हैं, बताइए, बोलिए। देखिए चंद्रशेखर जी, पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति जो होता है वो पद पर आसीन होने के उपरांत किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं होता, क्योंकि दल का प्रतिनिधित्व लोकसभा में होता है, राष्ट्रपति के पद पर नहीं। आप प्रधानमंत्री को दल का प्रतिनिधि बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को ये बोलें कि राष्ट्रपति किसी दल का प्रतिनिधि था, तो ये मैं मानता हूं कि आप संविधान का मजाक बना रहे हैं, संविधान का उपहास उड़ा रहे हैं। हाँ, तो आप ही संविधान का मजाक उड़ा रहे थे। अभी आप ही बोल रहे थे 5 साल उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप ही संविधान का उपहास उड़ा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, मैंने अरे 10 मुंह से बोलती है, पता नहीं जाने क्या बोल रहे हैं आप, कहाँ पे, कब। पहले प्रारंभिक दौर में कुछ और बोल रहे थे, मध्यम दौर में कुछ और बोल रहे थे, उत्तरार्ध में कुछ और बोल रहे हैं। भाई सुन तो लीजिए चंद्रशेखर, क्या सुनने, बताइए आप। अच्छा, मैं बोलूंगा तब तो सुनेंगे ना। बोलिए बोलिए आप, बोलिए बोलिए। देखिए आपको भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति पढ़नी होगी। उसकी स्थिति भारत के संवैधानिक ढांचे में क्या है इसको देखना होगा, ठीक। और मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं इस देश का नागरिक भी हूँ, और नागरिक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द हम भारत के लोगों को इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि वहीं से भाई प्रेम कुमार जी ने कहा ना, प्रेम कुमार जी ने आपकी बात थी उसका जवाब दिया ना, उस बात के बराबर में कोई जवाब आपका आया? आप कह रहे हैं मजाक उड़ाना है, फिर आप कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति के पद को कुछ सुनिए रत्नेश जी, कार्यों की समीक्षा तो कर ही सकते हैं। रत्नेश जी सुन लीजिए भाई, प्रेम कुमार जी। मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ गुलरेज जी जो कह रहे थे इसमें, कि देखिए हमारे पास जो अभी राष्ट्रपति हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी को आज रात में जगा करके जो महाराष्ट्र की घटना हुई थी, याद होगा जब शपथ दिलाई गई थी अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस जी को, तो राष्ट्रपति जी को रात में जगा करके राष्ट्रपति शासन हटवाया गया था। तो ये और सब कुछ चुप चुप हुआ था, राज्यपाल की भी भूमिका थी। तो इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति को कि कोई उनको रात में जगा के राष्ट्रपति शासन हटवा ले। ऐसी तो कोई आपत्ति स्थिति, ऐसे हालात पैदा हो नहीं गए थे कि रात में जगा के आपके पास तो है नहीं रत्नेश जी, मैं जवाब ले लेता हूं। ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि राष्ट्रपति को कैसे सशक्त होना चाहिए या सशक्त समझ रहे हैं ना आप, कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है। आपको जो बात कहनी थी वो आप कह नहीं पाए। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ गुलरेज शेख जी से। गुलरेज जी। नहीं, मुझे लगता है कि शायद प्रेम जी को ज्यादा मालूम होगा कि राष्ट्रपति जी से 10 बजे बात हुई थी, कि रात की 8 बजे बात हुई थी, कि रात को 3 बजे हुई थी। मुझे इस बारे में नहीं पता है। मैं राष्ट्रपति के लेवल के व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी बात नहीं बोलूंगा कि रात में जगाया। हो सकता है कि शाम को एक शाम पहले से उनको मालूम हो, उनको बता दिया गया हो कि पत्र ये है, तो इसी बातें मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, एक वाकया जरूर हुआ है हिंदुस्तान में कि एक राष्ट्रपति को जो थे शायद वो किसी इंदिरा जी ने कुछ भेजा था साइन करने के लिए, और वो नहा रहे थे और नहाते रहते ही साइन थी। प्रेम कुमार जी, ये राष्ट्रपति का अधिकार है, बिल्कुल ये राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो इमरजेंसी साइन हुई थी। देखिए मुझे याद है
जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय किया जा रहा था और हमारे राष्ट्रपति दलित थे वो KR नारायणन साहब, तो उन्होंने कहा था कि क्या इस देश में कोई दलित वर्ग से नहीं है जो चीफ जस्टिस बन सके, तो उस समय इस बात को माना गया था। तो ये जो रेजिस्टेंस है पूछना सरकार से, और सरकार फिर अपने आप को करेक्ट करती है, या फिर सरकार कोई बिल भेजे तो उसको या तो वो रोक दे, दोबारा विचार करने के लिए राष्ट्रपति भेजे। ये राष्ट्रपति पद का सशक्तिकरण है, उसका प्रमाण है, ये आलोचना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रपति ऐसे होने चाहिए जो विवेक के साथ में सरकार को गलत रास्ते पर ध्यान दिलाए। वो ये पूरा देश चाहता है और राष्ट्रपति की ये भूमिका होनी चाहिए। गुलरेज जी। जी नहीं, मैंने कहा ना आपको कि राष्ट्रपति का जो पद होता है, जो पद होता है बहुत बड़ा होता है, हम उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता कि रात को उठा दिया या कुछ, पहले से ही सब कुछ प्रक्रिया होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है राष्ट्रपति भवन की। लेकिन हाँ, इस देश में बिल्कुल चुप होकर इमरजेंसी पे साइन की गई थी, इधर के पिए गए थे, चाहे धवन साहब थे या कौन थे, थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन शायद धवन साहब ही थे। धवन गए थे राष्ट्रपति भवन एम्बेसडर कार से, और इमरजेंसी जारी हुई थी इसमें साइन होने के बाद, और उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई थी। रत्नेश जी, सुन लिया होगा आपने प्रेम कुमार जी को भी और गुलरेज शेख जी को भी। जी पहली बात तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, वो मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 जहां पर मंत्री परिषद का प्रावधान है, और अगर मंत्री परिषद का प्रस्ताव लेकर कोई व्यक्ति जाता है और सुनिए, और वो ये बताता है कि राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्र की अखंडता को खतरा है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का ये भी कर्तव्य है कि वो संवैधानिक बिंदुओं का संरक्षण करे। तो वो उस पर सिग्नेचर, वो उसमें गलत मतलब क्या है भाई? आपको लगता है ना खतरा था उस समय, इसीलिए आपातकाल लगाया गया। मेरी बात कंप्लीट होने दे, दुर्गे जी बात कंप्लीट होने दे। दूसरी बात, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, आप मुझे ये बता दीजिए कि वो किस बात की शपथ लेता है। इतना बता दीजिए मुझे कि भारत का राष्ट्रपति अपनी शपथ में किस बात की शपथ लेता है। गुलरेज जी, देखिए, मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा ये हो रही है कि एक बहस जीतने के लिए आज कांग्रेस के प्रवक्ता मतलब पार्टी का मुंह आज इमरजेंसी को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने बैठ गए कि देश अरे के आप ये बताइए ना कि राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेता है? अरे बताइए ना, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो बताइए ना। अब बताइए, आपको यही नहीं पता कि राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेता है, और आप चले आए राष्ट्रपति पे बहस करने। अरे बताइए ना राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, किस चीज की शपथ लेता है? सुन तो लो यार, अरे नहीं सुन, अरे तो बात लीजिए। आप कीजिए ना। अब आप जवाब देने देंगे तभी तो आपका जवाब देगा। अरे अगला जवाब तभी तो देगा भाई, जवाब लेंगे तब। अरे रत्नेश जी जवाब ले लीजिए भाई, जवाब तो ले लीजिए। अब गोल को घुमाइए मत, सीधा बताइए राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेता है। जैसे प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की लेता है, मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की लेता है, अपने कार्यों को संवैधानिक तरीके से करने की लेता है, तो आप बताइए राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेता है? संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। हाँ, किस चीज की? संविधान की रक्षा करने की, उसकी आत्मा की रक्षा करने की जस्टिस दिलाते हैं। बस अब मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण तो मैंने क्या बोला? 3 प्रकार की शपथ लेता है, 3 प्रकार की शपथ लेता है। बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है आपने, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है आपने। समय समाप्त हो रहा है। गुलरेज शेख जी, रत्नेश मिश्रा जी, प्रेम कुमार जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल किसी ने बहुत खूब कहा है कि कैसी कैसी दुर्भिसंधि है राजनीति की मंडी में, मृत्यु भीष्म की ढूंढ रहे हैं फिर से लोग शिखंडी में। अर्जुन का गांडी भला कितने बाजू छाटेगा, चक्र सुदर्शन कितने शिशुपालों के मस्तक काटेगा। सुविधाओं के महासिंध में सब सागर बह जाएंगे, ऐसा लगता
पांचाली के केस खुले रह जाएंगे। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।